नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार की लोगों से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील। जमाखोरी और काला बाजारी के खिलाफ डिस्ट्रीब्यूटर्स पर हो रही है कार्रवाई। सरकार बोली पश्चिम एशिया पर सहमति बनाने के लिए ब्रिक्स देशों से कर रहे हैं बात। भारत और ईरान के बीच बातचीत का सिलसिला जारी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अरागची की फोन पर बात। वहीं कल पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से की थी फोन पर बात। आज की रात ईरान पर होगा अब तक का सबसे घातक वार। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने दिया बड़ा बयान। कहा प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश का इंतजार। यूएस ईरान वॉर से बाजार में हाहाकार। चौतरफा बिकवाली से निवेशकों के पोर्टफोलियो लहूलुहान। 10 लाख करोड़ स्वाहा। निफ्टी 11 महीने के निचले स्तर पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसला रुपया। $1 का भाव पहली बार $92.48 तक पहुंचा। डॉलर इंडेक्स में उछाल से बना दबाव। इधर क्रूड का सिरदर्द बरकरार, $102 के पार पहुंचा। फिच ने दिया FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% रहने का अनुमान, लेकिन जनवरी फरवरी में धीमेपन के संकेत। FY27 में धीमी पड़ सकती है ग्रोथ की रफ्तार। 6.7% की दर से बढ़ सकती है इकोनॉमी। दुनिया भर में उथल पुथल से निपटने के लिए केंद्र सरकार का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए होगा इस्तेमाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में दिया गया नोटिस। टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष लाया महाभियोग का प्रस्ताव। 193 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार ने लोगों से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की है। सरकार ने आज भी रोजाना की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश में युद्ध से उपजे हालातों के बारे में जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि वो ब्रिक्स के सभी सदस्यों से बात कर रही है, जिससे कि पश्चिम एशिया को लेकर सहमति बनाई जा सके। ज्यादा डिटेल्स के लिए बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम जानकारियां मिली? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से 4 मंत्रालयों की जो ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई, उसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से अहम बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ब्रिक्स को लेकर ईरान के साथ चर्चा हुई है और इस ईरान के साथ प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति की बातचीत हुई है। साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा की है और ब्रिक्स के साथ साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इसमें कहा गया है कि जो सदस्य देश हैं वो वेस्ट एशिया में चल रहे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश करें। डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए, यानी कि कूटनीति और संवाद के जरिए इसका रास्ता निकालने की कोशिश करें। ये अपने आप में अहम है क्योंकि इस साल भारत ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है और खासतौर से ईरान की तरफ से अपील की गई थी कि जो ब्रिक्स के देश हैं वो इस मामले का समाधान निकालने की कोशिश करें। तो ये काफ़ी अहम बयान भारत की तरफ से सामने आया है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जो रोजाना अपडेट की जा रही है उसमें कहा गया कि एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से हो रही है। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल का देश में कोई संकट नहीं है, लेकिन एलपीजी में जो दिक्कत आ रही है उसकी प्रमुख वजह लोगों की पैनिक बुकिंग है। आमतौर पर रोजाना जो बुकिंग 50-55 लाख हुआ करती थी वो इस वक्त पैनिक बुकिंग की वजह से बढ़कर 75 लाख के करीब चली गई है। लिहाजा लोगों को एलपीजी मिलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि पीएनजी कनेक्शन लेने को लोग प्राथमिकता दें। करीब ऐसे 7 लाख फैमिली हैं जिनके घर के आसपास पीएनजी कनेक्शन है। वो चाहे तो पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं और एलपीजी को लेकर जो मारामारी इस वक्त चल रही है उससे बच सकते हैं। साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है और कई जगह पर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है।
तो ये कुल मिलाकर स्थिति है इस वक्त। खासतौर से शिपिंग मंत्रालय की तरफ से अपडेट दिया गया कि जो वेसल्स भारत के हैं, खासतौर से हॉर्मुज के जो पश्चिमी इलाके में हैं, उनको उनसे और साथ ही साथ जो भारतीय नाविक हैं उनसे लगातार संपर्क में है और उनको वापस लाने की लगातार कोशिश चल रही है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा अपडेट जो 4 मंत्रालयों की ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई उसमें सामने आया है। और आज की रात ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला होने वाला है, ये कहना है अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का। उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमले के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश का इंतजार है। As I said from the start, President Trump holds the cards. He'll determine the pace, the tempo, and the timing of this conflict. His hand firmly on the wheel, as well as on the throttle setting. America first, peace through strength, in action. From day one, as our nation expects and the President demands, our warriors have fought with lethality, precision, and rapid innovation. In fact, today will be, yet again, the highest volume of strikes that America has put over the skies of Iran and Tehran. The number of sorties and number of bomber pulses, the highest yet, ramping up and only up. और ईरान में जंग की वजह से पश्चिम एशिया के कई देशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। दुबई में ऐसे ही कुछ भारतीयों से बात की हमारी सहयोगी अरुणिमा ने। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, कुछ वक्त पहले तक ये जो गद्दे खाली हैं, इनमें परिवार के परिवार भरे हुए थे। अब बहुत सारे लोग घर वापस लौट चुके हैं, भारतीय मूल के लोग हैं जिनको यहाँ एक परिवार ने आश्रय दिया था। बट कुछ लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। ये लोग हैं जिन्होंने अपनी फ्लाइट्स बुक कराई और उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वापस जाएंगे कैसे। आप अपनी कहानी बताइए, कहाँ से हैं, भारत से, क्यों नहीं वापस जा पा रहे हैं? मैडम अमृतसर से, पंजाब से हूँ। यहाँ पे फुटबॉल के लिए आया था और यहाँ पे ट्रायल देने के लिए आया था। यहाँ पे ट्रायल दिए, बाद में उन लोगों ने पैसे की डिमांड की तो उन्होंने बोला कि तू लीव कर दे, जा कर जा। तो फिर मैं यहाँ आ गया। फिर मेरे पास कुछ के लिए नहीं था, टिकट भी कैंसिल हो गई। एक बार पहले भी कैंसिल हुई, एक बार अभी भी कैंसिल हो गई। दिखाइए क्या मैसेज आया है आपके पास। ये मैसेज आया है, तो ये देखिए, ये मैसेज मैं आपको दिखाऊं। इसमें लिखा हुआ है, ये स्पाइस जेट का मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि इनकी टिकट कैंसिल हो गई है। और ये अकेले नहीं है जिनकी कैंसिल हुई है, और भी लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। और युद्ध के टेंशन के बीच शेयर बाजार में भारी दबाव देखने को मिल रहा है। युद्ध बढ़ने की आशंका में बाजार में हाहाकार मच गया है। निफ्टी 11 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है। बाजार में कैसा रहा आज कारोबार, बता रही कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार के अंदर क्या ब्लड बात आज हमें देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए तो अपने 11 महीने के लोअर लेवल पे जाके ये क्लोज हुआ है। हर जगह हाल जो है वो बेहाल है, चाहे बात कर लीजिए बैंकिंग की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, सेंसेक्स की या फिर निफ्टी की। अगर सेक्टोरल पॉकेट यहाँ पे देखा जाए तो ऑटो आज यहाँ पे अगेन एक पेन बनता हुआ दिखाई दिया है। आईटी में पेन है, एफएमसीजी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, हर जगह हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है। और जो डर का इंडेक्स है, यहाँ पे हमें एक जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। बढ़ते बढ़ते ये 22 तक आ पहुंचा है, लेकिन पूरी स्क्रीन आप देखिए बियर्स के पूरी की पूरी ग्रिप में आके बैठ गई है। स्टॉक स्पेसिफिक आज अगर बात करें तो देखिए निफ्टी में बढ़ने वाले टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय एयरटेल में एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन अब आप पिक्चर देखिए गिरने वाले शेयर्स की, कितनी भारी गिरावट। लार्सन एंड ट्यूब्रो करीबन 8% की गिरावट, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे भी जो गिरावट है वो काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट पूरा ही मेटल पैक आज काफी गिरावट के साथ बंद हुआ है। ऑटो पैक में लगातार तीसरा चौथा दिन है बिकवाली जो है हावी होती हुई दिखाई दी है। भारत फॉर्ज, सामिल, अशोक लेलैंड, साथ में एक्साइड इंडस्ट्री में करीब 4.5% का जो दबाव है वो आज के सत्र में देखा गया है। मेटल्स की बात करी जाए तो जिंदल स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, साथ में नाल्को, यहाँ पे भी जो बिकवाली है वो काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि बाजार में जो सेलिंग का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी हमने देखा है कि बाजार में मेजर सेल ऑफ दिखाई दिया है। अमेरिका के सामने ईरान आखिर किस दम पर टिका हुआ है और तेल संकट पैदा कर ईरान क्या हासिल कर लेगा, इसी पर होगी आवाज अड्डा में चर्चा। युद्ध का डर, मार्केट पर कितना असर, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।
रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसल गया। आज रुपए ने 92 रुपये 48 पैसे का रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है। क्यों टूट रहा है रुपया, समझा रही हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी लता वेंकटेश। वैसे अब आज हमारा फॉल बाकी के एशियन करेंसीज के मुकाबले कम है, 0.3% है, लेकिन अगर ऑफकोर्स आप मार्च 1 से देखेंगे तो हमारा फॉल 1.5% है। आज बाकी के एशियन करेंसीज कुछ 0.5% के ऊपर गिरे हैं। हमारा करेंसी थोड़ा कम गिरा है, बट दैट इज़ एंटायरली बिकॉज रिजर्व बैंक इतने डॉलर्स बेच रहे हैं। डीलरों का मानना है कि ऑलमोस्ट एवरी डे उनका टोटल सेल्स कुछ $5 बिलियन बनता होगा इकट्ठा, मतलब NDF ऑफशोर फॉरवर्ड्स में, ऑनशोर स्पॉट में, सब मिलके काफ़ी उनका ज़ोरदार सेलिंग है। रिजर्व बैंक का हमेशा यही एक्सप्लेनेशन रहा है कि हम कोई लेवल को टारगेट नहीं कर रहे। अगर 100 ही जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम उसको जिगजैग में नहीं जाने देंगे। हम उसे जेंटली फॉल इंश्योर करेंगे ताकि बहुत वॉलेटिलिटी ना हो, जिसके वजह से मूड ख़राब होता है। लेकिन मूड वैसे भी ख़राब है और ज़्यादातर ये फॉरेन सेलिंग की वजह से है। FPI सेलिंग जो ऑलमोस्ट एवरी डे 500-600 मिलियन डॉलर्स का हो रहा है, और ये सेलिंग इसलिए हो रहा है पार्टली बिकॉज हम क्रूड के काफ़ी हाई क्रूड प्राइस के काफ़ी विक्टिम्स हैं। हमारा वो बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है और क्रूड अभी $100 क्रॉस हो गया और डॉलर इंडेक्स भी 100 पार कर गया, तो हमारा बिल उतना ही बढ़ता है। इसके मामले में मे बी वी वांट टू लुक एट व्हाट इकोनॉमिस्ट्स आर सेइंग। उन्होंने FY27 के जब एस्टिमेट्स बताए थे जस्ट 1 मंथ बैक, फरवरी एंड में, उनका एस्टिमेट्स था, अजम्पशन था कि क्रूड का प्राइस $65 होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, दैट इज FY27। अभी उनको ये मान के चलना होगा शायद $80 to $90 होगा एवरेज। एक आध दिन गिर सकता है, लेकिन द ईयर एनुअल एवरेज कैन बी $80, क्योंकि इतने जल्दी पोर्ट डीकंजेशन या रीस्टार्ट ऑफ रिफाइनरीज इतना जल्दी होता नहीं है, इवन इफ द वॉर एंड्स। तो अगर 65 का $80 या $90 हो गया तो हमारा GDP का अनुमान जो 7.2 था वो शायद गिर के 6.5% की ओर आ सकता है। इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन जो 3.94% मानकर चल रहे थे लोग, वो 5 के ऊपर जा सकता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहाँ पर कोई पंप प्राइस में गवर्नमेंट कंट्रोल ये सब नहीं होता है, पूरा असर हो जाता है, वो भी 5 के ऊपर आ सकता है। और रिमेंबर ये साल WPI 1 के नीचे भी गया था, तो बेस इफेक्ट के जरिए ही वो बढ़ जाएगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसका सबसे ज़्यादा सबको डर है, वो अनुमान था कि वो 1% से नीचे होगा नेक्स्ट ईयर, और वो गैप कैपिटल फ्लो से भर जाएगा। अभी वो गैप शायद 2% के ऊपर हो जाएगा ऑफ GDP। आज के तारीख में हम 1% के अंदर वाले गैप भी कैपिटल फ्लो से भर नहीं पा रहे हैं। अगर नेक्स्ट ईयर 2% के ऊपर हो गया तो वो फ्लोज वो गैप हम कैसे भरेंगे, कैपिटल फ्लोज कहाँ से आएंगे, ये डर के जरिए रुपया और भी गिर रहा है। तो बाजार गिर रहे हैं, लेकिन गिरते बाजार में भी ऐसे कई शेयर हैं जिनकी अर्निंग ग्रोथ काफ़ी मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ते हो गए हैं। कौन से हैं ऐसे शेयर, बता रही हैं कंचन नौटियाल। काफ़ी सारे शेयर्स हैं और सुबह से आप मेंशन इसके बारे में कर रहे हैं, उसके बाद ही हमने ये जो डेटा है उसको फेच आउट किया है, जहाँ पे हमने देखा है कि मार्केट में पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो पैर अपने अभी भी जमा के बैठे हुए हैं। अगर इनके वैल्यूएशन को कंपेयर करा जाए इनके इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से, तो काफ़ी सस्ते इस टाइम पे ये दिखाई दे रहे हैं। और सस्ते के साथ साथ अगर इनका ग्रोथ रेट देखें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट साइड में है। अगर सबसे पहले लिहाज के नाम पे मुथूट फिनेंस की हम बात कर ले तो देखिए पी जो इसका है 15 का है, लेकिन ग्रोथ रेट इस टाइम पे आप देखेंगे तो 47% की यहां पे देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अर्निंग ग्रोथ इसकी 23% की और 22x पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। नाल्को यहां पे 20% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है पिछले 1 साल में, और वहीं 12x पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ल्यूपिन और NMDC यहां पे भी 20% की जो ग्रोथ रेट है वो हमें देखने को मिल रही है। यही नहीं बल्कि कुछ और शेयर्स भी अगर आपके सामने में यहाँ पे पेश करूं तो वहां पे भी आपको जो
जो पिक्चर है कुछ इसी तरीके की दिखाई देगी, जहां पे वैल्यूएशन काफी ज्यादा कंफर्टिंग है और उसके साथ साथ जो ग्रोथ रेट है वो काफी शानदार दिखाई दे रहा है। MGL 10x पे ट्रेड कर रहा है, 17% की ग्रोथ रेट यहां पे देखने को मिली है। बजाज ऑटो, हिंदुस्तान जिंक और PFC, और ये लिस्ट यहां पे खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी काफी सारे शेयर्स हैं। युद्ध का असर, युद्ध की छाया दिखाई दे रही है। दिल्ली के मशहूर स्ट्रीट फूड जॉइंट्स भी LPG की किल्लत से गुजर रहे हैं। हम सरोजनी नगर के मशहूर खानदानी पकौड़े की दुकान पर पहुंचे तो पता चला कि कई मशहूर पकौड़े की वैरायटी फिलहाल मेन्यू से गायब है। साथ ही ग्राहकों को अभी थोड़ा लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। दिल्ली के कुछ मशहूर ईटिंग जॉइंट्स में से एक है सरोजनी नगर का ये खानदानी पकौड़े, और यहाँ पर इसकी जो खासियत है, पकौड़ों की वैरायटी अलग अलग तरह की आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से ये वैरायटी कुछ इम्पैक्ट हुई है, और वो इसलिए हुई है क्योंकि LPG की क्राइसिस जिस तरह से पूरे देश में हम देख रहे हैं, उसका असर इस जॉइंट्स पे भी पड़ा है। क्या पड़ा है ये मैम से पूछते हैं। मैम ये बताइए, अलग अलग तरह के पकौड़े, अलग कई तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती है, लेकिन अभी जब से ये क्राइसिस हुई है, LPG की अवेलेबिलिटी पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इम्पैक्ट कर रही है। आप लोग पे कितना फ़र्क पड़ा है और क्या किया है उसके लिए आप लोगों ने? हम लोगों पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि गैस हमें अवेलेबल हो ही नहीं रही है। हमारे 3 से 4 सिलेंडर डेली लगते थे, आज हमारी कोशिश होती है हम 1 या 2 कर लें, और वो भी अवेलेबल भी नहीं हो रही है, और मैक्सिमम डबल रेट से भी ज़्यादा हम पे कर रहे हैं। जो सिलेंडर आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहा है और अवेलेबल ही नहीं है। एक्सपेंसिव को तो छोड़ो कि महंगा तो चलो है ही है, बट अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। मैम एक चीज़ जो आपके यहाँ की खासियत मुझे अच्छी लगती है वो है वैरायटी। हम देख सकते हैं यहाँ ब्रेड पकौड़े हैं, आलू पकौड़े हैं, यहाँ पनीर पकौड़े हैं, पालक पकौड़े हैं। क्या जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है, क्या इस वैरायटी पे इम्पैक्ट पड़ा है? फिलहाल आपने कुछ कमी की है? बिल्कुल करनी पड़ रही है। एक्चुअली वैसे कई पकौड़े ऐसे हैं जिनको हमें बहुत देर तक बॉयल करके बनाने होते हैं। कुछ वैरायटी हमने कम कर दी है क्योंकि हम बना ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर यही क्राइसिस अगले कुछ दिन तक और चली तो क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, क्या करेंगे आप? पता नहीं, अभी हम कुछ नहीं सोच पा रहे। जब तक अवेलेबिलिटी है हमारी पूरी कोशिश है कि हम कस्टमर को खाली ना भेजें और हमारा रेस्टोरेंट ओपन रहे। अब आगे क्या होगा ये तो भगवान जी जाने। कुछ ऐसे आउटलेट्स हैं जिन्होंने प्राइसिंग चेंज की है, कुछ ऐसे आउटलेट्स हैं जिन्होंने अपनी वैरायटी कम कर दी है। जैसे कि यहाँ का बहुत फेमस था कमल ककड़ी का पकौड़ा, फिलहाल वो नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी कुकिंग में बहुत समय लगता है और कस्टमर्स का जो वेट टाइम है वो भी थोड़ा बढ़ गया। और ये हालत सिर्फ यहाँ खानदानी पकौड़े की नहीं है, देश के ऐसे बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं जो इसी तरह की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी की वजह से अहमदाबाद के रेस्टोरेंट्स और फूड डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स पर इसका कैसा असर हो रहा है, जानने की कोशिश की केतन जोशी ने। अहमदाबाद में कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि गैस सिलेंडर से चलते हैं और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। गिग वर्कर्स जो कि फूड डिलीवरी करते हैं उनके कामकाज पर भी असर दिख रहा है। आइए सबसे पहले रेस्टोरेंट ओनर से पूछते हैं, आपने ऑनलाइन ऑर्डर लेना क्या बंद कर दिया, क्या स्थिति है आपके पास गैस सिलेंडर की? गैस सिलेंडर कॉमर्शियल में मिलते नहीं हैं, उसके हिसाब से अभी कोलसे वाली भट्टियाँ लाए, इलेक्ट्रॉनिक वाली लाए, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चल रहा है। अभी बहुत तकलीफ पड़ रही है। ऑनलाइन में अभी स्विगी जोमेटो जो हमारा चलता था अभी उसके हिसाब से बंद कर दिया हमने। अच्छा, एक हमारे साथ गिग वर्कर भी है। अच्छा, तुम्हारे ऑर्डर को लेकर क्या कहोगे? पिछले 3-4 दिन से क्या स्थिति है और जो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं तो क्या हो सकता है? नहीं, यानी पहले थोड़ा ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है। वो पता नहीं कितने दिन वो सब चलेगा उतना, यानी सब कितने दिन वो रेस्टोरेंट के यानी सब लोग बोल रहे हैं कि गैस ज्यादा हो गया, उसके कारण बहुत दिक्कत चल रही है। यानी बहुत लोगों ने बंद कर दिया है रेस्टोरेंट, कि अभी पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, वो फिर आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे गैस कम होती जाएगी, न केवल रेस्टोरेंट बंद होंगे लेकिन पूरे देश में इस तरह के जो लाखों गिग वर्कर्स हैं उनके काम पर भी असर हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो युद्ध की छाया, युद्ध का साया सब जगह दिखाई दे रहा है और यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान दिया है। फिच ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% रहने का अनुमान दिया है। हालांकि फिच ने जनवरी फरवरी में ग्रोथ में कुछ धीमेपन के संकेत दिए हैं,
फिच ने FY27 में 6.7% ग्रोथ का अनुमान दिया है। फिच के मुताबिक अप्रैल सितंबर में ग्रोथ में धीमापन दिख सकता है। फिच ने FY28 में 6.5% GDP ग्रोथ का अनुमान दिया है। फिच ने यह भी कहा है कि इस साल दिसंबर तक महंगाई दर बढ़कर 4.5% तक जा सकती है। केंद्र सरकार ने दुनिया भर में चल रहे उथल पुथल से निपटने के लिए एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि इस फंड का इस्तेमाल अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए किया जाएगा। We have announced 57,381.84 crores for Economic Stabilization Fund. And this I would want to elaborate a bit because 57,381 is fairly a big amount, and therefore I want to explain as to why I have brought that in. The fiscal reforms, particularly the policy initiatives that have been undertaken post-COVID-19, made sure that the economy recovered well. We have strengthened the overall macroeconomic framework. Now, this has enabled us to absorb the shocks, the economic shocks of various nature, without deviating from the fiscal consolidation roadmap. But I want to highlight the point that the proposed Economic Stabilization Fund will provide fiscal headroom to allow India to respond to the global headwinds. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। खराब मौसम की वजह से उनका कोकराझार दौरा रद्द करना पड़ा, इसलिए उन्होंने गुवाहाटी से वर्चुअल तरीके से लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बोडोलैंड क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर पीएम ने असम माला 3.0 सड़क परियोजना, 4 फ्लाईओवर और 2 पुलों की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही कोकराझार जिले के बसबारी में रेलवे पीरियोडिक ओवरहॉलिंग वर्कशॉप की भी नींव रखी। 3 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल सिलचर में करीब 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।